नमस्कार दोस्तों। बिहार स्पेशल की जो क्लास हम लोग देख रहे थे उसमें हमने पोस्ट गुप्तोत्तर युग तक के जितने भी शासन काल में राजा रहे हैं या उनका शासन काल कैसा रहा है जो बिहार से संबंधित था वहां तक की जानकारी हमने ले ली। हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीजें भी देख ली क्योंकि ये सब बिहार से ही संबंधित है। हमने जो पोस्ट गुप्तोत्तर युग के राजवंश रहे हैं, चाहे उज्जैनिया वंश रहा हो, कर्नाट वंश रहा हो, दरभंगा वंश रहा हो, मिथिला का शासन रहा हो, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आज से शुरू करेंगे जो दिल्ली सल्तनत है और बिहार से दिल्ली सल्तनत कैसे जुड़ा है, या बिहार में दिल्ली सल्तनत से जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बिहार स्पेशल की ये क्लास है, ना कि ये जो जनरल हिस्ट्री होती है भारत की वो क्लास है। तो हम इसमें केवल उन्हीं पक्षों को टच करेंगे जो बिहार से जुड़े हुए होंगे, जिससे आपका ना टाइम वेस्ट हो, ना आपको बोरियत महसूस हो, और आपको ये भी रहे कि ये बिहार स्पेशल की ही क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत आज हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो है वो माना जाता है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक, ये मोटा मोटा दिल्ली सल्तनत माना जाता है। इसमें पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है, उसके बाद मुगल आते हैं। इन्हीं गुलाम वंश को जो है इलबरी तुर्क वंश कहा जाता है, मामलुक वंश कहा जाता है। जैसे ही गुलाम वंश के जो शासक आते हैं वो अपने नाम से वंश भी चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं इसको मामलुक वंश कह दिया जाता है, कहीं इलबरी तुर्क कह दिया जाता है, कहीं पे गुलाम वंश कह दिया जाता है, क्योंकि ये गुलाम थे। देखो, गुलाम वंश किस लिए कहा जाता है? ये जो मध्य एशिया में एक मंडी लगती थी, वहां से दास जो है खरीदे जाते थे, और यही इसी वजह से जो दास खरीदे जाते थे, तो जो गुलाम होते थे उसी के नाम पे इनका नाम गुलाम पड़ता है, गुलाम वंश पड़ता है। यहीं पे मोहम्मद गोरी क्या करता है, ऐबक नामक एक दास को खरीदता है, और ये जो ऐबक होता है, फिर इसको जब गोरी लौट के जाता है तो ऐबक को ये वाला एरिया, भारत वाला एरिया दे के चला जाता है। और ये जो ऐबक होता है ये लाहौर से शासन करता है, ना कि दिल्ली से शासन करता है। ऐबक, ऐबक की बात कर रहा, और यही ऐबक से फिर आगे चल के जो इल्तुतमिश होता है वो अपने आप को खलीफा से सर्टिफिकेट ले लेता है और ये कहता है कि हमको दास्ता से मुक्त कर दो। फिर आगे चल के बलबन आता है, उसने मामलुक का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो इसलिए ये बोला जाता है कहीं कहीं पे कि इनको गुलाम ना कह के इनको जो है, मतलब कि उत्तर गुप्त के शासक या शुरुआती जो मतलब कि दिल्ली सल्तनत के शासक है वो कह दो। ये सब चीजें देखने को हमको मिलती है, लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा था। तो होता क्या है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, ये जो शासन करता है यहाँ पे, इसके अंतर्गत बिहार में जो तुर्क का आक्रमण हम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो एक अवध का सूबेदार रहता है हिसामुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, अवध के एरिया में हिसामुद्दीन नामक एक व्यक्ति को डिपोर्ट करता है कि तुम यहाँ पे शासन करो। यहीं पे हिसामुद्दीन क्या करता है, ये जो बख्तियार खिलजी रहता है, इसका बख्तियार खिलजी का पूरा नाम समझ लो, इब्ने मोहम्मद इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियारुद्दीन खिलजी। कभी पूछ ले तो आप बताना क्या नाम है, इख्तियारुद्दीन मोहब्बत मोहम्मद इब्ने बख्तियारुद्दीन खिलजी, इतना बड़ा नाम है इसका। तो ये जो रहता है, मतलब कि बख्तियारुद्दीन खिलजी, इसको अवध का जो सूबेदार रहता है, ये क्या करता है कि मिर्जा और म्यूली, मिर्जापुर और म्यूली की इसको जागीर प्रदान कर देता है। किसको? बख्तियारुद्दीन खिलजी को। फिर ये बख्तियारुद्दीन क्या कहता है, करता है कि इसी पूरे एरिया में ये सब बातें हो रही है 1197-98 के दौरान, यही सब बातें हो रही है कि बख्तियारुद्दीन खिलजी के बारे में। ये बख्तियारुद्दीन क्या करता है कि यहीं पे तुर्क और मुसलमानों को बसाना शुरू कर देता है। कौन से एरिया में? मिर्जापुर और ये म्यूली वाले एरिया में। बख्तियारुद्दीन खिलजी क्या करता है, जब इनको बसाना को शुरू कर देता है, तो ये मुस्लिम लोग ही थे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी स्थिति मजबूत होती चली जाती है। और जब मजबूत होती चली जाती है तो बख्तियारुद्दीन खिलजी क्या करता है कि बंगाल वाले एरिया में जो है अपना अभियान चलाता है, वहां पे आक्रमण करता है 1203 और 1204 में। तो बख्तियारुद्दीन खिलजी का जो शुरुआती बिहार में आक्रमण होता है, तुर्क आक्रमण होता है, वो कब होता है? 1197-98 ईस्वी में। बाद में बख्तियारुद्दीन खिलजी का जो है बंगाल में कब आक्रमण होता है? 1203 और 1204 ईस्वी में। यहाँ पे जो सेन वंश रहता है, ये लक्ष्मण सेन का शासन रहता है, और जो पाल वंश रहता है, इसका शासक इंद्रद्युमन पाल रहता है। और इन्हीं दोनों को मतलब कि जो बख्तियारुद्दीन खिलजी इन पे आक्रमण करता है। ठीक है, और 1198 में एक मतलब की फैक्ट है, ये आप याद कर लेना, 1198 में ही बख्तियारुद्दीन खिलजी ने
उदंतपुरी जो बिहार शरीफ है उसको ये जीत लेता है और अपना काल, अपना मतलब कि केंद्र बना लेता है। इसी बख्तियारुद्दीन खिलजी के काल में ही बिहार का नाम बिहार सल्तनत से जुड़ जाता है। उदंतीपुर में फिर ये क्या करता है, जब जीत लेता है तो उदंतीपुर में ही जो है तुर्कों को बसाना फिर यहाँ पे भी शुरू कर देता है। इसकी ये स्ट्रेटजी ही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा तुर्कों को बसाया जा सके। बिहार में इसका जो प्रथम पड़ाव होता है बख्तियारुद्दीन खिलजी का, ये मनेर होता है। या इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए कि बख्तियारुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का मुख्य केंद्र क्या रहता है, तो आप क्या बताएंगे, मनेर। ठीक है। ये जब बंगाल का क्षेत्र जो जीतता है तो बंगाल के क्षेत्र में और इधर जो उदंतपुरी वाला क्षेत्र है, ये दोनों जीत लेता है। इनको मिला के ये जो क्या करता है, ये इसका नाम रखता है लखनऊती या लक्ष्मण सेन। क्या नाम रखता है, लखनौती या लक्ष्मण सेन, क्योंकि ये जो राजा रहते हैं ये बिना युद्ध किए ही इसके सामने समर्पण कर देते हैं। और जो सेन वंश रहता है वो कहाँ पे रहता है, वो नादिया नदी के किनारे रहता है। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों को मिला के क्या नाम रख देता है, लक्ष्मण सेन या लखनौती नाम रख देता है। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये जो लखनौती नाम रख देता है, लक्ष्मण सेन नाम रख देता है, बंगाल और उदंतीपुर को मिला के जीत लेता है, इसकी जानकारी हमको मिनहाज उस सिराज, जिनका नाम जुजानी भी मतलब कि जुजानी नाम से भी जाना जाता है इनको, इनकी प्रसिद्ध बुक है तबकाते नासिरी। इसी बुक से हमको ये सारी जानकारी मिलती है बख्तियारुद्दीन खिलजी के आक्रमण की। आगे चल के क्या होता है कि यही बख्तियारुद्दीन खिलजी, आपने खूब पढ़ा होगा, ये सवाल कई बार बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को, इवन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, ओदंतीपुर जो पुरी में जो यूनिवर्सिटी है, सबको कौन नष्ट करता है, तो यही बख्तियारुद्दीन खिलजी है जो इन सारे विश्वविद्यालयों को, इसको पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई से नफरत थी, इनको ये नष्ट कर देता है, जला देता है। यहाँ तक तो सवाल आप जानते हैं कि ये सब आप कर लेंगे। इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़िए कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय रहता है, लाइब्रेरी रहता है, उसका नाम क्या होता है, रत्नोन्धति पुस्तकालय। इसको ये जला देता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे रत्नोन्धति विश्व मतलब कि लाइब्रेरी या पुस्तकालय। ठीक है, ये आपको पता हो चुका। 1206 में इसी जो बख्तियारुद्दीन खिलजी है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने जो शुरुआती आक्रमण होते हैं बिहार में जो बख्तियारुद्दीन खिलजी का, ये आपने देख लिया। उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश का शासन आता है भारत में। तो इल्तुतमिश क्या करता है 1210 से और 1230 के विषय में कुछ जगह ये हमको देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। कई स्रोत ये बताते हैं कि जो पहला ऐसा शासक था जो मतलब कि इल्तुतमिश, जिसने पूरे बिहार को संगठित किया था, कुछ लोग ये बताते हैं, लेकिन बहुत जगह ये देखने को नहीं मिलता है। ये मिलता है देखने को नसरुद्दीन महमूद, जिसके विषय में वो जो मिनहाज उस सिराज की किताब ना तबकाते नासिरी थी, इसी नसरुद्दीन महमूद के विषय में थी। तो ये मिलता है हमको कि यही नसरुद्दीन महमूद जो है पहला ऐसा शासक था जिसने बिहार, बंगाल, लखनऊती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया और पूरे बिहार को एक किया। कुछ लोग बताते हैं इल्तुतमिश के बारे में, लेकिन ज्यादातर हमको मिलता है कि इल्तुतमिश नहीं था, इल्तुतमिश का ये बेटा नसरुद्दीन जो महमूद था, ये पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे बिहार को संगठित किया। लेकिन बहुत ज्यादा ये सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी शुरुआती चरण में है और इतना ज्यादा ये सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी इस तरीके बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल्ड में नहीं है बिहार। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। फिर रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 के बीच में होता है, और ये भी कुछ ज्यादा बिहार से इसका कार्यकाल मतलब कि जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके विषय में हम नहीं जानेंगे। देखो, एक क्रम में बता रहा, जिस तरीके से भारत की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, उसमें से जो पोर्शन बिहार स्पेशल में मतलब बिहार से जो जुड़ा हुआ है वो बता रहा मैं आपको। एक एक पॉइंट बताते हुए चल रहा, कहीं भी छूटे ना, जिससे क्या हो बिहार स्पेशल के लिए आपको कहीं और ना दौड़ना पड़े। ये जो मैंने चीजें बनाई है ना, बहुत सारी किताबों से मिला के बनाई है, अपने नोट्स बहुत सारी कोचिंग के जो होते हैं उनसे बनाया है, मतलब कि फैक्ट इकट्ठा किए हैं आपके लिए। तो आपको 75 जगह घूमने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको लगता है ये शॉर्ट नोट्स है, भले ये छोटे में लिखा है, लेकिन बहुत डिटेल्ड नोट्स है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार भी यकीन करो और इसको चुपचाप याद करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं बता रहा, जब एग्जाम होगा तब इससे ना आए तब कहना, एक बार पढ़ो तो पहले, बाद में ये सब चीजें करना। ठीक है, अब आओ बलबन के बारे में।
जजिया सुल्तान के बाद जिसका कार्यकाल आता है वो बलबन रहता है। बलबन ही पहला ऐसा शासक था जिसके समय में दक्षिणी बिहार कुछ समय के लिए कब्जे में आ जाता है। ये चीजें हमको कहाँ से देखने को मिलती है कि दक्षिणी बिहार जो है बलबन के कब्जे में आ जाता है, ये हमको देखने को मिलती है। गया के राजा वनराज हैं, उनकी प्रशस्ति से ये चीजें हमको देखने को मिलती है। प्रशस्ति पत्र होता है, उससे चीजें हमको देखने को मिलती है कि बलबन का मतलब कि कब्जा दक्षिणी बिहार में हो गया था। यही बलबन है जिसके समय में बंगाल में तुगरिल विद्रोह होता है, जिसको ये बलबन जाके दबा देता है। पहले अपने बेटे को भेजता है, जब वो नहीं दबा पाता, बुगरा खां नाम था उसका, उसके बाद बलबन खुद जाता है और जो वहां का शासक होता है उसको जमीन में इतना बुरा से गाड़ देता है। अपने बेटे को दिखाते हुए कहता है कि देखो बुगरा, अगर शासन करने के दौरान कुछ भी दिक्कतें हुई इसी तरह तुमको भी गाड़ दूंगा। तो ये चीजें बलबन करता है। बलबन से सिर्फ इतना है कि दक्षिणी बिहार कुछ समय के लिए बलबन के हिस्से में आया, कब्जे में आया। ये हमको कहाँ से पता चलता है? ये गया के राजा वनराज है उनकी प्रशस्ति से पता चलता है। यहाँ तक बहुत ज्यादा बिहार को सफलता, बिहार में इनको मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं इनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन रहता है 1290 से 1320-25 तक। इनको भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस ये मिलता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी है इसने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल को आक्रमण करने के लिए भेजा बिहार में, लेकिन दरभंगा के राजा जो शक्र सिंह थे इन्होंने इसको हरा दिया और ये चुपचाप यहाँ से लौट आया। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे तुर्कों का जो विस्तार है बिहार में तो हो ही रहा था। भले हार गया लेकिन तुर्कों का विस्तार लगातार हो रहा था, क्योंकि तुर्क जो जनसंख्या थी वो भी बिहार में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, या बहुत सारे लोग वहां पे स्थापित हो रहे थे, रहने लगे थे। आगे आता है जो काल वो तुगलक का आता है। तुगलक के दौरान, इस दौरान बिहार में जो ये सल्तनत कालीन लोग थे इनको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से सफलता इनको मिलनी शुरू हो जाती है। ये हमको कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो शुरुआती शासक है तो तुगलक वंश का, इसके काल में बिहार में इनको सफलता मिलती है। किसके काल में? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। क्योंकि ये हमको देखने को मिलता है कि जब कर्नाट वंशी शासक जो बिहार में रहता है, कर्नाट वंश का हरि सिंह देव का, उस समय जब जीएसटी जिस गयासुद्दीन तुगलक है 1324 में बंगाल से लौटते समय ये क्या करता है, जो उत्तरी कर्नाटक के जो हरिवंशी हरि सिंह देव राजा थे कर्नाटक वंशीय, इनको हराता है और उत्तर बिहार भी कब्जे में कर लेता है। दक्षिण बिहार जो है बलबन के कब्जे में था ही, तुर्कों के कब्जे में आ ही चुका था। और इसके बाद जो उत्तरी बिहार है, कर्नाटक वंशी शासक हरि सिंह देव थे, उनको हरा के ये उत्तर बिहार को भी कब्जे में कर लेता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा बिहार जो है तुर्कों के कब्जे में अब तक आ चुका है। ठीक है, इसी दौरान होता क्या है कि ये जो तुगलक वंश का ये शासक है जीएसटी, ये क्या करता है, खुद शासन नहीं करता है और अपने बदले यहाँ पे अहमद नामक एक व्यक्ति को, अहमद को डिपोर्ट करके कि तुम यहाँ पे शासन करो, और वो भी चला जाता है। ठीक है, ये कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है कि अहमद नामक व्यक्ति को एमबीटी ने, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, मतलब कि डिपोर्ट किया, मतलब कि डिप्यूट किया। और कहीं पे ये मिलता है कि जीएसटी या गयासुद्दीन तुगलक ने डिप्यूट किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती है कि इस समय जो है एक सूफी संत थे सरफुद्दीन या मनेरी, इनका ये फिरदौसी संप्रदाय के एक सूफी संत थे सरफुद्दीन या मनेरी, ये मनेर से संबंधित थे। इनकी बुक है एक मलफूजात जिसको कहा जाता था। इनकी हर बुक को उस समय जो संकलन होती थी उसको मलफूजात कहा जाता था, लेकिन बुक का नाम क्या था? मनाकिबुल असफिया, मनाकिबुल असफिया। इन्हीं बुकों में उस समय के विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो ये बुक जो है वो क्या है, एक तरह से सूफी संत जो बोलते थे उसका संकलन है, लेकिन हमको बहुत सारी जानकारी इन बुक से मिल जाती है तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आओ, इसके बाद आता है एमबीटी शासक मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या करता है कि जो तिरहुत रहता है उसका नाम बदल के ये तुगलकपुर कर देता है। क्या करता है, जो तिरहुत वाला एरिया रहता है या तिरहुत जो नाम रहता है उसका नाम बदल के ये क्या कर देता है, तुगलकपुर कर देता है। और तिरहुत को इसी समय पे संतलत में पूरे अपने मिला लेता है पूरी तरीके से ये। और यहीं पे जो मतलब कि एमबीटी है ये अपने नाम से कुछ सिक्के भी चलाता है। ठीक है, तो हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी देख लिया कि तिरहुत के समय इसी ने नाम बदल के तुगलकपुर कर दिया। अब आओ एफएसटी जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके समय में एक सूफी संत होते हैं अहमद चरमपोश। इनकी एक बुक है
जो बहुत फेमस है, इसका नाम है सिरते फिरोज शाही, सिरते फिरोज शाही। तो ये आपको याद रखना है, इसी से सारी चीजें हमको पता चलती है। तो आपसे देखो, इस तरीके के सवाल भले ना पूछा जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का नाम बिहार कब पड़ा। तब आप बताएंगे तुगलक काल में ही बिहार का नाम बिहार पड़ता है। याद हुआ, तुगलक काल में ही बिहार का नाम बिहार पड़ता है। तो ये आपने चीजें देख ली। अब आओ, इसके बाद ये आता है लोधी वंश। हमने देख लिया मतलब कि जो तुगलक वंश है वहां तक चीजें देख ली। अब लोधी वंश का बिहार से क्या संबंध है वो भी हम देखेंगे। लोधी वंश पहला ऐसा शासन है जो अफगानी वंश है। अभी तक ये तुर्क थे, लेकिन ये अब है अफगानी। तो दिल्ली सल्तनत में पहला अफगानी वंश कौन सा है? लोधी वंश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये पहला अफगानी वंश है। ये मूलतः अफगान के थे, इनका उद्भव जो है अफगान में ही माना जाता है, अफगानिस्तान वाला जो इलाका है। सिकंदर लोदी ने इस समय बंगाल और बिहार के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर एक संधि की और मुंगेर को सीमा रेखा माना दोनों की। मतलब कि ये क्या करता है सिकंदर लोदी, जब बंगाल और बिहार में आक्रमण होता है तो जो इस दोनों के बीच की सीमा रेखा मानता है वो मुंगेर को मानता है कि यहाँ से दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे मोटा मोटा कभी पूछ सकता है कि मतलब कि बिहार और बंगाल के बीच की सीमा रेखा क्या बनाता है सिकंदर लोदी, तो वो बनाता है मुंगेर को। तो ठीक है, ये आपको याद हो गया। 1495-96 में यही सिकंदर लोदी, जौनपुर का शासन उस समय रहता है सरकी वंश का। तो सरकी शासक हुसैन शाह को ये हराता है, और फिर ये अपने नाम मतलब खुद शासन नहीं करता। इस जगह पे जो जौनपुर वाला एरिया था, वहां पे एक व्यक्ति को जिसका नाम दरिया खान नुहानी रहता है, इसको नियुक्त करके चला जाता है। और यही दरिया खान नुहानी आगे चल के नुहानी वंश की स्थापना करता है। और फिर इसकी जो दरिया खान नुहानी है, जब नुहानी वंश की स्थापना करता है तो कुछ समय बाद इसकी 1523 में मृत्यु हो जाती है। तो दरिया खान नुहानी जो है नुहानी वंश का संस्थापक है। और ये नुहानी वंश कहाँ पर था? तो ये जौनपुर वाला जो इलाका है वहां पे ये नुहानी वंश था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका बेटा होता है आगे चल के मोहम्मद शाह नुहानी। यही मोहम्मद शाह नुहानी जो है दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है, क्योंकि इनको सबको तो मतलब कि ये जो सिकंदर लोदी ही नियुक्त करके गया था ना। अब ये क्या करते हैं, अपने आप को दरिया खान नुहानी तो कुछ नहीं करता है, लेकिन जब उसका बेटा मोहम्मद शाह नुहानी आता है तो वो अपने आप को कहता है कि मैं दिल्ली सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र करता हूं, और स्वतंत्र सत्ता की वो जो है घोषणा कर देता है। लेकिन कुछ ज्यादा मतलब की चीजें होती नहीं है। इसके बाद इसका बेटा जो मोहम्मद खान नुहानी है, इसका बेटा शासन बनता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन या जलाल खां। ये 1528 की बात है। ये जलालुद्दीन या जलाल खां जो रहता है, ये बहुत ही अल्पवयस्क बालक रहता है। क्या रहता है? वो छोटा बालक रहता है। ये मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र रहता है। जब छोटा बालक रहता है तो इसी के संरक्षण के लिए जो है जलाल खां के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, शेर खां या जो फरीद खां की नियुक्ति की जाती है। और जो है ये बहुत वह अल्पवयस्क मतलब शासक रहता है, तो इसके संरक्षक के तौर पर किसको नियुक्त किया जाता है? शेर खां या फरीद खां। आगे चल के यही शेर शाह सूरी बनेगा, जो ये शेर खां फरीद खां है। एक फैक्ट ये है कि जो दरिया खान नुहानी है, इसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह किया था। तो दरिया खान नुहानी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह किया था। अब आगे आओ, होता क्या है कि ये जो मतलब कि अल्पवयस्क बालक जो था जिसका नाम था जलाउद्दीन या जलाल खां, ये अल्पवयस्क रहता है। तो इनके बीच में और जो हुमायूं जो शासक बनता है आगे चल के, ये 1532 की बात होने लगी, दहरिया का युद्ध। मतलब कि उधर मुगल शासन भी आ चुका था, ठीक है, भारत में। तो ये जो अफगानी वंश के नुहानी शासक जो रहते हैं, इनके बीच में अब अल्पवयस्क शासक है नुहानी वंश का जलाल खां, ये छोटा सा है, और इधर हुमायूं जैसा बड़ा शासक है। तो इनके दोनों के बीच में युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो ये जो जलाल खां है या जो अल्पवयस्क बालक है, इसकी तरफ की टीम जो है हार जाती है, और जीत कौन जाता है? हुमायूं जीत जाता है। और जब हुमायूं जीत जाता है तो ये क्या करते हैं, जो अफगानी शासक लोग रहते हैं, इस जलाल खां को लेके भाग जाते हैं कि भाई यहाँ से छोड़ के। और जब जलाल खां को भाग जाते हैं तो इन्हीं सब का फायदा उठाता है शेर खां या फरीद खां, और अपने आप को शासक घोषित कर देता है। भले हुमायूं जीत लिया था, लेकिन ये अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ का मूल शासक था, भले हार गया हूँ। लेकिन वो क्योंकि उसको लेके भाग जाते हैं लोग, किसको? जलाल खां को। जलालुद्दीन वो अल्पवयस्क था। और फिर यहाँ पे जब ये मतलब कि अपने आप को शासक घोषित करता है और हजरते ए आला की उपाधि लेता है। तो कौन लेता है? ये शेर खां या शेरशाह सूरी।
अब थोड़ा सा जानकारी हम शेरशाह सूरी के विषय में लेंगे, क्योंकि ये बिहार से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, अभी आप लोग बता देंगे तुरंत। सासाराम में किस तरीके का है, अष्टकोणी मकबरा है, ठीक है। अब आओ शेर खां के विषय में जानते हैं। शेर खां जो है सेकंड अफगानी वंश है, शेरशाह सूरी। इसका जन्म होता है 1472 ईस्वी में। सूर साम्राज्य पूरा 1540 से 45 तक रहता है, जिसकी स्थापना कौन करता है, शेरशाह सूरी करता है। इसके बचपन का नाम क्या रहता है, बचपन का नाम इसके फरीद रहता है। पिता का नाम इसके हसन खां रहता है, जो जौनपुर के अंतर्गत सासाराम के एक छोटे से जमींदार थे। कौन थे, हसन खां। और इन्हीं का बेटा रहता है फरीद खां। इनके पूर्वज पूर्वज जो थे, मतलब कि शेरशाह सूरी के, वो अफगानिस्तान के राहरी नामक गांव से आए थे। तो कहां से आए थे, अफगानिस्तान के राहरी नामक गांव से आए थे। शेर के शिकार करने के कारण मोहम्मद बहार खां जो लोहानी था, इसका ट्रेनर था, किसका, शेर खां का। तो जब ये इसने शेर का शिकार कर दिया, तो मोहम्मद बहार खां लोधी ही वो व्यक्ति था जिसने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी। और ये पूरा एरिया कौन सा था, तो ये एरिया कौन सा था, सासाराम या बिहार वाला एरिया। शासक बनने के बाद जो है ये शेर खां कौन कौन से अभियान करता है। उस समय जो हुमायूं का शासन रहता है पूरे भारत में, तो ये शासक बनने के बाद इस समय जो सासाराम एरिया वाले में ये शासक बनता है। और यही फिर ये क्या करता है, बंगाल विजय करता है 1534 में। तो 1534 इसकी पहली जो मतलब कि पहला अभियान है। और ये बंगाल का अभियान करता है। इसको सूरजगढ़ा की लड़ाई बोलते हैं। कौन सी लड़ाई बोलते हैं, सूरजगढ़ा की। और जब ये जीत जाता है वहां पे, तो इसका पूर्वी भारत में जो है इसका अधिकार हो जाता है, राजनीतिक वर्चस्व इसका बढ़ जाता है। इसके बाद क्या करता है कि 1537 और 38 में ये बंगाल में दोबारा आक्रमण करता है, और जितने भी छोटे मोटे राजा होते हैं सबको हरा देता है 1537-38 में। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में ले लेता है। कौन, शेरशाह सूरी। इस तरीके से 1538 तक पूरा बंगाल इसके कब्जे में आ जाता है। अब आओ 1539 में ये क्या करता है, बक्सर के समीप चौसा की लड़ाई लड़ता है, और इस युद्ध में हुमायूं को ये पराजित करता है। किसको पराजित करता है, हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में, बक्सर के पास है। अब हुमायूं के विषय में तो बताऊंगा नहीं मैं ज्यादा, क्यों, क्योंकि भाई ये उतना ही बताऊंगा आगे हुमायूं के बारे में जब दिल वो पढ़ने लगे, मुगल वाला एरिया जो बिहार से जुड़ा होगा, ठीक है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बिलग्राम का युद्ध जब 1540 में होता है, उसमें हुमायूं से ये दोबारा लड़ाई करता है, और हुमायूं को इस बार प्रॉपर तरीके से हटा के अफगानिस्तान मतलब कि अफगान के वंश की, शूर वंश की स्थापना करता है। प्रॉपर तरीके से अफगान मतलब कि उसको हुमायूं को हरा देता है, ठीक है। और इसके बाद ये भारत का शासक बन जाता है, और शेरशाह सूरी की उपाधि लेता है। 1540 तक पूरा का पूरा लाहौर वाला एरिया भी ये कब्जे में ले लेता है। ये आप समझ गए। 1542 में ये मालवा पर अधिकार कर लेता है। 1543 में रायसीना वाले क्षेत्र में अधिकार कर लेता है। और 1544 में राजपूताना शासक इन पे आक्रमण करता है, और मालदेव जो शासक रहते हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लेता है। अंतिम अभियान इसका कौन सा रहता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो शेरशाह सूरी है इसका अंतिम अभियान कौन सा रहता है। इसका अंतिम जो अभियान रहता है वो चंदेलों के साथ होता है। एक राजा होते हैं, 1545 में होता है, एक राजा होते हैं राजा भाटा राजा वीरभान। इनसे ये मतलब कि ये क्या करते हैं, ये हुमायूं की मदद किए रहते हैं, और ये राजपूत वंश है, चंदेल शासक है, ये जो है हुमायूं की मदद किए रहते हैं। तो ये क्या करता है, 1545 में चंदेलों पे आक्रमण करता है, और जहां पे ये बीरभान जो है डर के कलिंजर का एक किला रहता है वहां पे जाके छुप जाते हैं। और कलिंजर का जो राजा था कीरत सिंह, ठीक है, ये शेरशाह जाता है वहां पे कलिंजर के किले पे अपना मतलब कि अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और इसी खुशी में आके जो शेरशाह सूरी आग्नेय शास्त्र एक चलाता है, उक्का नामक जो मतलब कि हथगोला टाइप का एक हथियार था उसको चलाता है, और पलट के इसके ही लग जाता है, जिसकी वजह से 1545 में इसकी मतलब कि जो है लीला समाप्त हो जाती है, ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, उसके विजय अभियानों के बारे में, क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ राजा था। इसका काम क्या होता है थोड़ा बहुत ये भी बिहार में पूछा जाता है। डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो शेरशाह सूरी ने ही की। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, या पटना का दुर्गीकरण किसने करवाया 5 लाख रुपए देके, या पटना को अपनी राजधानी किसने बनाया, ये सारे इंफॉर्मेशन किससे जुड़ी हुई है, शेरशाह सूरी से ही जुड़ी हुई है। और ये चीजें हमको देखने को कहाँ से मिलती है,
तारीखी दाऊदी जिसके रचनाकार अब्दुल्ला है, उनकी किताब से ये देखने को मिलता है, ये सारी जानकारी हमको पता चलती है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो मतलब कि ये इसकी स्थापना या इसको किसने बनवाया, यही वो राजा है शेरशाह सूरी जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, ये आपको याद रखना है। इसी के समकालीन एक व्यक्ति थे मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत जो किताब है जिसमें रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह का वर्णन है, वो इन्हीं मलिक मोहम्मद जैसी की कहानी है। ये कब लिखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है, और ये लिखते हैं आके 1290 में शेरशाह सूरी के टाइम पे। तो शेरशाह सूरी के इनके मतलब कि ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी, ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे, ठीक है, राष्ट्र मतलब एक कवि थे, तो ये आपको याद रखना है। पट्टा और कबूलियत की शुरुआत एक तरीके से चिन्ह मतलब कि आइडेंटिफिकेशन के लिए पट्टा और कबूलियत नामक व्यवस्था शुरू करता है। भूमि मापन है तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज या गज सिकंदरी का उपयोग करता है, और इसके लिए सन की डंडी का प्रयोग करता है। कौन सा ऐसा शासक था, शेरशाह सूरी। इस समय लगान कितना था, 1/3 था, तो ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें शेरशाह सूरी से जुड़ी है। देश की भूमि का सर्वेक्षण सबसे पहली बार कौन करवाता है, यही शेरशाह सूरी करवाता है। जब्त प्रणाली की शुरुआत जो है इसी के टाइम पीरियड पे होती है। मैं इतना तेज क्यों पढ़ा रहा, आपको लग रहा होगा तो ये बोलता चला जा रहा, बोलता चला जा रहा, अरे ये क्लास ही वैसी है, रिवीजन टाइप क्लास है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। इसी क्लास को मैं 3 घंटे 4 घंटे में भी आराम आराम से कहानी बताते हुए पढ़ा सकता था, लेकिन उससे क्या आपको फायदा होता, आपका टाइम वेस्ट होता है। ये सब क्लासेस आधे घंटे में 1 घंटे में, या मतलब इतनी छोटी छोटी क्लास बना के इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप ना किताब से तैयार कर सकते, कहीं से नहीं तैयार कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। आपको नहीं पता है कि इसको लिखने में मुझे कितना टाइम लगा है। 3-3 घंटे लिखता हूँ, उसके बाद आधे घंटे की क्लास बनती है। इतनी स्पीड में मैं पढ़ाता हूँ, क्यों, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आप इसको पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। इसलिए इतना सब किया जाता है। आपको ऐसा नहीं फील करना है कि जल्दी जल्दी बस बोलता चला जा रहा, उससे क्या होगा, अगर इस तरह नहीं करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप 2 बार 3 बार आपके सामने तो क्लासेस रहेंगी, सुन लो सामने रख के, जिससे आपको याद हो जाए। ये याद कराने वाली क्लास है, ना कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदी का रुपया और तांबे का दाम ये चलाता है। अब ये क्या निर्माण कार्य क्या क्या करता है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है। तो ये रोहतासगढ़ के किला मतलब कि रोहतासगढ़ का किला शेरसूर नगर में बनवाता है। तो पटना में एक ये शेरशाही मस्जिद भी बनवाता है। कौन सी मस्जिद बनाता है, शेरशाही मस्जिद, कहाँ पे, पटना में। इसी को कहीं पे किला एक कूना कह देते हैं, वो दिल्ली में भी है, किला एक कूना कह देते हैं, ठीक है। और कहीं पे इसको जामा मस्जिद, शेरशाही मस्जिद, ये सब कह देते हैं, शेरशाही मस्जिद। तो ये कहाँ है, ये पटना में है, तो ये आपको याद रखना है, शेरशाही मस्जिद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सड़क का सराय का निर्माण करवाता है। उस समय के जो रेस्टिंग हाउस होते थे, मुसाफिर खाना, मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं, उसके बाद बीच में आपको रुकना हुआ, सराय जैसी चीजें, तो उसका निर्माण ये करवाता है। कौन करवाता है, शेरशाह सूरी। कि बहुत लंबा अगर अभियान है तो बीच में कहीं ऐसा जगह बनवाओ जहां पे सेना और शासक जो है रुक सके, ठीक है। तो इसका निर्माण ये करवाता है। सासाराम में मकबरा बनवाता है अपना, और यही जो है हिंद और जो ईरानी वास्तुकला है उसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, इंडो इस्लामिक कला का। और ये जो मकबरा रहता है ये अष्टकोणीय मकबरा है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, याद करना है आपको, सासाराम में है, ठीक है। शेरशाह के अंतर्गत जो शेरशाह सूरी का शासनकाल रहता है, उसके अंतर्गत बिहार में कितनी सरकारें रहती हैं, जो सरकारें या प्रमंडल रहते हैं, तो आपको याद रखना है 7 प्रमंडल रहते हैं। एक और देखो फैक्ट, सासाराम में मकबरा किसका किसका है, आपको तो बस एक ही पता है कि शेरशाह का मकबरा है। आपसे ऑप्शन देगा कि किसका किसका मकबरा है, आप चुपचाप शेरशाह को देखेंगे और मार के निकल लेंगे, और सवाल आपका गलत हो जाएगा। शेरशाह का भी मकबरा है, इस्लाम शाह का भी मकबरा है, हसन खां सूर है, इनका भी मकबरा यहीं पे है, सासाराम में है। तो तीनों लोगों का मकबरा सासाराम में है, ये आपको याद रखना है। अब आओ अगले पे। अगला क्या है, मतलब कि ये थोड़े से फैक्ट है, उसको भी आप जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में किया गया। तो ये भी आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन पूछ लेगा तो क्या करेंगे, कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड का प्रयोग सबसे पहले 13वीं शताब्दी में ही किया गया। बिहार का नाम सर्वप्रथम तबकाते नासिरी में मिलता है। शेर खां के बाद शासक कौन बनते हैं,
सेल खां के बाद इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद ताज खां करा रानी बनता है। उसके बाद सुलेमान खां करा रानी बनता है। ये सुलेमान खां करा रानी जो होता है, इसने अपने बहुत सारे क्षेत्र का विस्तार उड़ीसा तक कर लिया। कौन? सुलेमान खां करा रानी। और ये शेरशाह का वंशज ही होता है। लास्ट जो आता है दाऊद खां करा रानी, ये जब बिहार में बनता है तो ये बिहार का अंतिम अफगान शासक होता है। कौन? दाऊद खां करे रानी। तो अंतिम शासक कौन होता है? ये अफगान वंश का दाऊद खां करा रानी। इसी के समय इसके संबंध जो है अकबर से खराब होने लगते हैं, क्योंकि इस समय तक जो है शासन किसका आ जाता है? अकबर का आ जाता है। ठीक है, तो मुगल शासन जो है अकबर का आ जाता है, और ये इन्हीं से जो दाऊद खां करा रानी है इसके संबंध खराब होने लगते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे मुगल शासन के बारे में।